हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के आगे जो इंजीनियरिंग लगा है उसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको इंजीनियरिंग में इस मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपको मिलेगा, यूज मिलेगा, उपयोग मिलेगा। मतलब ये मैथमेटिक्स आपको इसलिए दिया गया है ताकि जो भी ब्रांच अब आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे, आगे के सेमेस्टर में जाओगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपको ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर मिलेंगे और उसमें बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही नाम है, तो मैथमेटिक्स आपको ढेर सारा मिलेगा। तो वहां के लिए यहाँ एक तैयारी है कि आप वहां जाके अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से कैलकुलेट करो, अच्छा वर्क कर पाओ। उसके लिए यहाँ पे आपसे पहले एक बेसिक तैयारी है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इस मैथमेटिक्स का आपका यूज वहां बहुत होने वाला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे। चलिए, तो सब यहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मतलब क्लियर है। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें जो अभी सिलेबस दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर ले। तो जो हमें चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं, चलिए देखते हैं उसको। तो जो हमें चैप्टर यहाँ स्टडी करने हैं यानी सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथ, इसके लिए हमारे पास जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर हमें स्टडी करना है वो है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड लिमिट, या फिर लिमिट एंड फंक्शन एंड लिमिट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग का होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लास्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। After completing this 5 topic, we will complete our engineering mathematics syllabus. इसको कंप्लीट करते ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये था सिलेबस जो हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए मिला हुआ है। चलिए, तो इसमें से हम लोग एक यूनिट के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें से पहले हम वो यूनिट पढ़ेंगे जिस यूनिट का बाद में दूसरे चैप्टर में यूज हो, क्योंकि पहले वो पढ़ लेंगे जिसका बाद में दूसरे चैप्टर में अगर उपयोग आता होगा तो हमें वो चीज और अच्छे आसानी से समझ में आएगा। एक सीक्वेंशियल मैनर में, पैटर्न में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपके माइंडसेट में एक बात होनी चाहिए, सबसे पहली जरूरी चीज वो ये कि दुनिया में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर जो आप देख रहे हो, है ना, जो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर आप देख रहे हो, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव्स, जो भी चैप्टर आपको मिल रहा है, बिना जरूरत के कोई भी चैप्टर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स वाले ना पैदा लिए मैथमेटिशियन और पैदा लेते उसको मन में आया भाई चलो परेशान करते हैं स्टूडेंट सबको, और आज लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कल लिख देते हैं
अलजेब्रा, परसों लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, फिर आगे लिख देते हैं लिमिट, और वो लिखते गए आप लोग परेशान कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हमको जरूरत होते गया, जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती गई, हम लोग नए नए चैप्टर को इन्वेंट करते गए, लाते गए, एडप्ट करते गए, और हमारा मैथमेटिक्स आज एक विशाल समंदर बन के उभरा हुआ है, हमारे पास है। ये सब अचानक नहीं है, बहुत ही प्रोसीजरल वे में डेवलप हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ है, तब जाके आज हमें ये मैथमेटिक्स मिली हुई है। तो एक बात क्लियर रखिए कि जो भी चीजें है मैथमेटिक्स में सबकी आवश्यकता है, और मैथमेटिक्स जितना मजेदार है मत पूछो, कितना मजेदार है मत पूछो, बहुत ही मजेदार है। ये तब आपको मजेदार लगेगी जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये हम क्यों बनाए हुए हैं, इस चैप्टर को क्यों लाए हुए, ये क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर मैथमेटिक्स में आपको एक अलग ही रुचि और इंटरेस्ट नजर आती है। और ये चीजें आप जितने भी मैक्सिमम लेक्चर में 90% लेक्चर की बात हम बोले, अगर आप देखो गौर से YouTube पे आज ढेरों लेक्चर पड़ा हुआ है, और उसमें से हम बोल रहे हैं 90% लेक्चर आप उठा लो तो वो आपको इंटरेस्टलेस चीज देखो, सीधा सा क्वेश्चन आपको मिलता है, सवाल कैसे करना, अच्छा ऐसा रहेगा तो ऐसे लगा लेना, ऐसा रहेगा तो ऐसे लगा लेना, इससे हमारा इंटरेस्ट घटते चला जाता है मैथमेटिक्स में। अगर हम लोग उसकी उपयोगिता पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है, कैसे बना हुआ हो, कैसे चैप्टर वो आया होगा, कैसे उसकी नीड फील हुई होगी, कैसे उसकी आवश्यकता हुई होगी, अगर ये पहले आपको समझ में आ जाए तो शायद मेरा मानना है कि आपको नॉर्मल बच्चे, जो सबसे एवरेज बच्चे होगा, बिलो बच्चे होंगे जिनको कुछ भी पता नहीं होगा, उसको भी मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है और आने लगेगा। लेकिन आप 90% यूट्यूब की वीडियो लेक्चर लेके देखिए, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, उस सारे वीडियो में आपको क्या मिलेंगे, यही कि उसका उपयोगिता एप्लीकेशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, क्या है क्या भी नहीं, क्या ये है ऐसे करना है, ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है, यही आपको मिलेंगे। मोस्टली 90% हम वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को उठा कर देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे में मेरा पर्सनल एनालिसिस है, हम बहुत दिन से हम भी देख रहे हैं, तो ये पर्सनल एनालिसिस है। चलिए, लेकिन हम लोग एक इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को स्टडी करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हम खुद भी ऐसे बहुत सारे टीचर से पढ़ के आए, वहां भी यही हाल रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम आपको एक नए वे से, एक मजेदार वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स टीच करेंगे, और आप भी उतना ही रुचि से इसको सीखने के प्रयास कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना कॉम्बिनेशन, मतलब आपस का, मैथमेटिक्स का नहीं। चलिए तो सबसे पहला बात हम लोग शुरू कर लेते हैं। हम लोग अपने पहले चैप्टर के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें आपको 2 यूनिट नजर आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे एक सिंगल यूनिट के नाम से है, फंक्शन एंड लिमिट। ओके, पहला यूनिट हम लोग का फंक्शन एंड लिमिट। तो हम लोग यहां से फंक्शन में लिमिट में स्टार्ट करते हैं। लिमिट हम लोग सेकेंड चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहला यूनिट हम लोग का ये होगा फंक्शन। ओके, तो समझते हैं हम लोग इस चीज को। सबसे जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर ऐसे ही नहीं आया हुआ है, ये आपकी आवश्यकता, जैसे आपकी जरूरत जैसे जैसे होते गए हम लोग उसके अनुसार से डेवलप किए। तो अभी देखिए हम लोग शुरू करते हैं कि भाई इसकी फिर क्या जरूरत पड़ गई, फंक्शन कैसे टपक पड़ा। मैथमेटिशियन के दिमाग में चल रहा था शैतानी, सोचा करे बच्चा को परेशानी के चक्कर में क्या ये फंक्शन आ गया, हैरान परेशान। चलो आगे की जनरेशन जो आएगा वो खूब परेशान होगा, अच्छा फंक्शन, अरे समझ में नहीं आ रहा, बच्चा परेशान रहेगा, एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। ये कैसे आया, क्यों आया, सो देखिए। नॉर्मली देखिए, आपको हम फंक्शन जनरली बहुत ही बच्चे, वो मैक्सिमम बच्चों को फंक्शन टफ लगता है और टीचर भी बोलता है, बट हम ये विश्वास दिलाता है आपको कि आप मेरे साथ जुड़ के रहो। फंक्शन आपको आपके ब्लड में हम डाल देंगे, फंक्शन आपके हम ब्लड में डाल देंगे। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या होता है, हमारे आसपास नॉर्मली
हुआ किस तरह से होगा, हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। पहले आप देख लो कि हुआ किस तरह से होगा। हम अपने आसपास जो देखते हैं तो हमें दो तरह की क्वांटिटी मिलती है। हम अपने आसपास दो तरह की क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि आप सोचो कि आप, हम लोग अभी बाहर रह के पढ़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो जरा देखो, पैसा खर्च करना अगर एक क्वांटिटी है, पैसा खर्च करना एक क्वांटिटी है, तो अगर मान ले पापा का टेंशन दूसरी क्वांटिटी, समझो इस बात को, फील करो। पैसा खर्च करना एक क्वांटिटी है और टेंशन दूसरी क्वांटिटी है, तो जरा देखो तो दोनों का रिश्ता, रिलेशनशिप। आप एक महीना में 5,000 खर्च करो, 2,000 खर्च करो, पापा का टेंशन का रिएक्शन देखो। और इस एक महीने में आप 20,000 खर्च कर दो, फिर पापा का टेंशन का, तो आप देखो क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि पैसा का खर्च करना टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इस तरह से आपको एक रिलेवेंट दिख रहा है कि एक क्वांटिटी दूसरे पर निर्भर करता है। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे टेंशन बढ़ेगा, कम पैसा खर्च करेंगे टेंशन कम रहेगा। एक चीज आपको यहां पे नजर आ गया। अब दूसरा सोचते हैं, दूसरा, लेट्स सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, सपोज दैट, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, हम दोनों के पास है। चलिए देखते हैं इसको, सर्कल को। लेट्स से एक सर्कल है, इस सर्कल को जरा सा हम बड़ा कर दे, फिर और बड़ा कर दे। देखिए, अब सोचते हैं भाई, बेसिक आइडिया हम सबको है कि सर्कल में रेडियस है और एरिया है। भाई इसकी रेडियस देखते हैं। ओके, इसकी रेडियस R1 मान लेते, इसकी R2, इसकी R3। ओके, अब देखिए यहां पे क्या होगा। R1 हम सबको पता है, दिख रहा है फिगर से भी, R1 ग्रेटर देन, सॉरी R1 लेस देन R2 लेस देन R3। क्या क्लियर है? तो बताइए, क्या इसकी जो एरिया है, एरिया देखिए आप, A1 A2 A3, क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि पहले सर्कल की एरिया A1, दूसरे की A2 और तीसरे की A3? तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं क्या, A2 एरिया, A1 एरिया इज लेस देन A2 एरिया एंड इज सबसे ग्रेटर एरिया A3। तो क्या हो रहा है, आप देखो कि जैसे जैसे रेडियस हम बढ़ा रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं कि भाई रेडियस बढ़ाने के साथ एरिया बढ़ते जा रहा है। अगर रेडियस घटा रहे हैं, एरिया घटते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व किए कि यहाँ कि रेडियस भी एक क्वांटिटी है और एरिया दूसरा क्वांटिटी है। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस पे, और रेडियस में जैसे ही कोई चेंज हो रहा था, एरिया में चेंज आ रहा था। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स जो रहते हैं मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, और टाइम, और मान लीजिए सब्जी का रेट और टाइम दो क्वांटिटी है, तो क्या हम पाते हैं कि सब्जी का रेट टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्या, करता है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, सब्जी का रेट क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है टाइम के अनुसार। टाइम पे डिपेंड करेगा सब्जी का रेट। तो हम, मेरा कुल मिला के कहना यही है कि हम लोग चारों तरफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी से घिरे थे। मतलब दो तरह की क्वांटिटी से घिरे हुए थे और दोनों में एक रिश्ता था। अब इंडिपेंडेंट किसको कहेंगे, डिपेंडेंट किसको कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसको कहेंगे जो किसी दूसरे पर निर्भर ना करता हो। डिपेंडेंट किसको कहेंगे, जो दूसरे पर निर्भर करता हो। तो आप देखिए,
जो ये रेडियस, यहाँ सर्कल और रेडियस के केस में क्या रेडियस किसी पे डिपेंड कर रहा था? रेडियस पे डिपेंड कर रहा था एरिया। तो बड़ा रेडियस बड़ा एरिया, छोटा रेडियस छोटा एरिया। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे एरिया इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। टेंशन जो पापा का था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? पैसा पे। तो टेंशन क्या हो गया? टेंशन क्या हो गया? टेंशन आपका हो गया डिपेंडेंट क्वांटिटी, पैसा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा। नॉर्मली अगर हम इस तरीके से सोचे, आप लोग इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन देखे हुए y इक्वल टू एक्स, इस तरीके से। अब जरा देखिए कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा? 1। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही? हमें बदलता हुआ मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम ये एक इसमें से ये वाला x में जब चेंज करते तो y में चेंज आएगा, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y जो आपका हो जाएगा वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो हम आस पास इस तरीके की कितनी घटनाओं से घिरे हुए। अब देखिए ध्यान से बात को, एक चीज आप बात कर लिए कि हम लोग बात कर लिए कि एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज आएगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से घिरे हुए। तो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से घिरे हुए हैं, इसका मतलब है अब इस दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच कुछ रिलेशन होगा, तभी तो डिपेंड करता है। रिलेशन होगा तभी तो डिपेंड करता है। अब जरा सा हम इसको इरेज कर ले तो आपको और भी अच्छे से समझाएं फंक्शन को। क्या मजा आने वाला है फंक्शन में। चलिए देखिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच एक रिलेशन हो जाता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अब यह कि सबका रिलेशन अलग अलग है। जैसे नॉर्मल पापा के टेंशन और पैसा की हम बात करें तो सबके पापा का टेंशन और पैसा के डिपेंडेंस, किसी के पापा अधिक पैसा भी खर्च कर लो फिर भी टेंशनलाइज नहीं होते, किसी का कम कर लो जल्दी ही टेंशनलाइज हो जाते हैं। तो सब वही रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से होगा। तो इन्हीं रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच वह रिलेशन, एक स्पेशल रिलेशन। आप देखिए एक स्पेशल रिलेशन, आप देखिए ध्यान सुनिए, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फिर इसको हम अब देखिए जुड़ के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जुड़ा, इसका मतलब रिलेशन, और फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन को हम लोग कहेंगे फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। यहां हम आपको फंक्शन की 3 डिफिनेशन बताने वाले हैं। यहां फंक्शन को एक तो बुक का जैसे ही, अब नॉर्मली हम अभी बताते हैं आपको कि क्या होता है कि जैसे ही हम बुक स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन पढ़ना, टीचर कैसे पढ़ाते हैं हम आपको जरा सही लगेगा। चलो आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन लिख लो, ठीक है? फंक्शन लिखो, लेट a and b are two sets, two finite set, a and b are two finite set, नोट करो, a and b are two finite set. If element of set a, each element of set a is related to set b, अब यहां से शुरू होता है बच्चा सेट a सेट b करते ही मतलब जो नॉर्मल जनरली बच्चे रहते हैं उसको न इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, सेट ए सेट बी करते जा रहा है। अब क्या उसको फंक्शन समझ में आया, क्या उसको मजा आएगा मैथमेटिक्स का? बोर कर देता यार उसको, हम भी बोर हुए यार, ऐसे मतलब पढ़ने का क्या मतलब है ना। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। अब तो हम ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे पहला काम हम लोग 3 डिफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो बुक सेट ए सेट बी वाला, वो सबसे लास्ट में। अभी 2 डिफिनेशन जिससे हमको फंक्शन में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा,
और जो कि काफी आसान है, और एक जो बुक वाला वो आपको यहां से समझने के बाद बुक वाली डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो बोले स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ऐसा क्या है इस रिलेशन में, स्पेशल क्यों कहेंगे, देखिए ध्यान से, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, राम श्याम, इसका दोनों का एक पापा, राम श्याम मोहन, ठीक है। अब देखिए राम और श्याम के पापा है मोहन, ओके। तो हम कहेंगे कि राम और श्याम के पापा मोहन है। मतलब आप ऐसा मानते हैं कि एक या इसका गुण क्या है, ये दोनों इसका बेटा है, ओके। एक रिलेशन इसका है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, ये दोनों इसका क्या है, ये इसका क्या है, बेटा है, ओके। कि दो राम और श्याम के एक पापा, चलिए अब मानते कैसा रिलेशन। अब चलिए एक और बात, राम श्याम और एक और पापा इसके आगे सोहन, क्या ये रियल लाइफ में हम इसको वैलिड नहीं माना जाता, हम लोग रियल लाइफ में रिश्ता नहीं माना जाता क्या, देखिए तो ये रिलेशनशिप को हम लोग देखें, राम का दो पापा, राम का सोहन भी पापा मोहन भी पापा, क्या इस तरीके के रिलेशन को हम एग्जिस्ट, भाई मॉडर्न टाइम में पॉसिबल है, बट क्या कि हम लोग इसको वैलिड नहीं लेते। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन इस तरह के रिलेशन, मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, ये वैलिड नहीं होगा। हम इसको आगे और भी अच्छे से डिटेल करेंगे, इनपुट और आउटपुट जिस समय समझाएंगे इन डिटेल डेप्थ, उस समय बताएंगे आपको कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं आ सकता है, क्लियर। मतलब एक बेटा का दुगो बाप फंक्शन को डिफाइन नहीं करने देगा, इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बनने देगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम इसको और भी अच्छे से समझाएंगे जब इनपुट और आउटपुट करेंगे वहां पे। तो ये था हम लोग का फर्स्ट प्राइमरी कि फंक्शन की। अब थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को नोट डाउन कर ले, तो चलिए लिख लीजिए आप ये डिफिनेशन। अभी हम लोग को क्लियर हो गया, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। चलिए लिखिएगा, फंक्शन इज a special type of relation between independent and dependent quantity. ओके, तो ये हम लोग का फंक्शन का पहला डिफिनेशन, ठीक है। अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज जनरली, पहला हम लोग फंडामेंटल डिफिनेशन, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड लाइक y इक्वल टू fx, ठीक है। इसकी भी कहानी है, हम जस्ट इसके बाद कुछ कहानी भी शुरू करेंगे फंक्शन से रिलेटेड कि क्या कैसे कैसे फंक्शन ग्रो हो गया है, डेवलप कैसे कैसे हुआ, इसकी भी कहानी हम बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात ये कि y बराबर fx, इसमें x क्या है, x में इनपुट है और ये y इस पे डिपेंड कर रहा है। x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y डिपेंडेंट क्वांटिटी, और यह जो रिलेशन है इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन, ओके। तो इस तरीके से फंक्शन का पहला डिफिनेशन हम लोग देख लिए हुए हैं। अब चलते हैं एक और डिफिनेशन। हम बोले आपको पहले भी कि 3 डिफिनेशन आपको यहाँ बताएंगे, एक बुक वाली जो जनरली बुक में
हम लोग स्टार्टिंग उस परिभाषा के साथ करते हैं। और एक ये जो हम लोग को बहुत फंक्शन समझने में बहुत मदद किया। और दूसरा जो हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं, फंक्शन में अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन था, तो कुछ हम डाल रहे थे तो कुछ हमें आउटपुट मिल रहा था y और x स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो y और x स्क्वायर में आप देखिएगा y और x स्क्वायर, y इक्वल टू x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा हो गया मशीन की तरह, नहीं कैसा हो गया, मशीन की तरह। कुछ मशीन में इनपुट डाल रहे हैं आप लोग, हम सब लोग गेहूं पीसने वाला मशीन देखे हुए हैं, या फिर जूसर जिसमें जूस निकलता है देखे हुए हैं। तो क्या होता है जूसर में और क्या होता है मशीन में हम लोग क्या करते हैं, मशीन में कुछ इनपुट देते हैं। मशीन में क्या करते हैं, मशीन में गेहूं डाले भाई, टिंग 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 टिंग, ये आपका मशीन गेहूं पीसने वाली भाई ये मशीन है, यहाँ से मशीन का आटा निकलने वाला ये हमारी बोरिया है। ओके चलिए, अब इसमें हम लोग गेहूं डालते हैं जैसे, तो ये हो गया क्या, इनपुट। अब ये मशीन देखिए, ये इनपुट ये हो गया इनपुट। अब ये मशीन यहाँ पे काम करता है, प्रोसेस, ओके, और यहां देता है आउटपुट। तो हम लोग क्या देखे कि इसमें जैसे 1 डाले ये प्रोसेस किया 1 का स्क्वायर, और इसके रिगार्डिंग क्या मिला, आउटपुट। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये मशीन है। तो हम लोग क्या है भाई, जूसर में क्या हम लोग मटेरियल डाले, उससे क्या निकला, जूस आउटपुट के रूप में। तो इनपुट हो गया हमारा मटेरियल, आउटपुट जूस। गन्ना का डालो गन्ना का जूस निकलेगा, संतरा डालो संतरा निकलेगा, जिसका डालोगे क्या उसका जूस निकलेगा। तो वो उसके रिगार्डिंग, मतलब हमको आउटपुट कैसे मिला, इससे देखो क्लियरेंस क्या आता है। अलग अलग इनपुट डालेंगे तो क्या मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग आउटपुट मिलेगा। फिर से सुनिए, मशीन में अलग अलग इनपुट डालेंगे तो क्या मिलेगा, अलग अलग आउटपुट मिलेगा। गेहूं डाल दिए, कभी क्या डालेंगे, गेहूं डाल दिए, और कभी अलग मटेरियल मक्का टाइप से डाल दिए। क्लियर? लेकिन क्या आपको ये बात खुद सोचना चाहिए, क्या हम लोग के दिमाग में नहीं, क्या सर किसी मशीन में कुछ भी डाल देंगे, मतलब इनपुट कुछ भी दे सकते हैं क्या? फिर से सुनिए, क्या किसी मशीन में इनपुट कुछ भी दे सकते हैं क्या? तो आप सोच के बताओ जरा कि आपके पास एक गेहूं पीसने वाला मशीन है, उसमें आप कंक्रीट डाल दो, क्या वो पीस के निकाल देगा? नहीं, मशीन काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगा। हम सब देखे भाई मशीन, अभी गेहूं पीसने वाले मशीन में हम कंक्रीट डाल दे तो फिर तो वो काम ही नहीं करना, मशीन खराब हो जाना है, मतलब उस इनपुट को वो नहीं ले सकता, उस पर वो काम नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अब देखिए, तो इसी तरीके से तो जो कुछ फिक्स इनपुट ही वो लेता है। आगे चल के हम बताएंगे कि डोमेन होता है, वो चीज आगे चल के हम अभी डिस्कस करेंगे। बोले फर्स्ट ये भी हमारा ये यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी जस्ट आगे हम डिस्कस करेंगे डोमेन। तो ये फिक्स इनपुट ले सकता है कोई भी मशीन, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, वो क्या ले सकता है, क्या खाएगा क्या निकालेगा, वो सब मशीन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो यहां भी हम लोग कह रहे हैं कि जो फंक्शन होगा, तो मैथमेटिक्स में हम लोग सब अलग अलग ढेर सारे, आज देखो कितनी मशीन बनी हुई है, सबका अपना अपना वे होता है, अपना इनपुट होता है, अपना आउटपुट होता है। अगर उसके रिगार्डिंग जो इनपुट उसको चाहिए वो नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेगा, मतलब फंक्शन खराब है उसका, मतलब वो मशीन हमारे काम का नहीं है। तो उसी तरीके से जो फंक्शन आप हम लोग यहाँ देखते हैं, वो फंक्शन अलग अलग प्रकार के ढेर प्रजाति का बहुत सारे फंक्शन अब बन चुके हैं, सबका अपना इनपुट लेने का एक वे होता है और उसके रिगार्डिंग वो आउटपुट देता है। क्या ये बात क्लियर है?
अब चलिए हम लोग बात करते हैं, तो हम एक अगला डिफिनेशन क्या देंगे? फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स सम इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट रिगार्डिंग द इनपुट, मतलब जैसा इनपुट देगा उसी के रिगार्डिंग क्या वो देगा, आउटपुट देगा। तो फंक्शन एक तरह का क्या होता है, मशीन। तो चलिए क्यों ना इस परिभाषा को भी हम लोग अपने नोटबुक में शामिल कर लें। चलिए तो हम लोग नोटबुक में अपनी एक परिभाषा और भी शामिल करते हैं, फंक्शन। चलिए तो हम लोग नोटबुक में एक परिभाषा और शामिल कर लें। आ जाइए, लिखते हैं हम लोग, फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन is a machine which takes some input and gives output regarding the given inputs, regarding the given inputs। ओके, अब इसी को थोड़ा सा अगर हम पिक्चराइज करें तो हम लोग ऐसे बना ले थोड़ा सा, ये हमारा मशीन हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, और ये x हमारा इनपुट, ये फंक्शन है, इसमें x डाले, इनपुट डाले, ये फंक्शन इस मशीन में x डाले, यहां से हमको क्या मिला, y। क्लियर? और यहां से हम कहेंगे y बराबर fx, इसी बात को। तो क्या ये क्लियर है? x इनपुट, y आउटपुट उसके रिगार्डिंग, और ये फंक्शन एक मशीन। तो इस तरीके से हम लोग का ये डिफिनेशन भी कंप्लीट हुआ। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं फंक्शन की हिस्ट्री की तरफ, थोड़ा सा जान ले कि फंक्शन का इतिहास कैसा रहा है। फंक्शन का इतिहास के बारे में चलते हैं। देखिए फंक्शन की जो शुरुआत, अभी तक फंक्शन का हम 2 डिफिनेशन दिए, अभी हम लोग का फंक्शन का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। फंक्शन के इतिहास की तरफ चलते हैं। तो देखिए फंक्शन की जब शुरुआत हुई थी, लगभग इंट्रोडक्शन स्टार्ट अच्छे से हुआ था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17th सेंचुरी में अच्छा से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और 18वीं शताब्दी को हम लोग फंक्शन का युग मानते, मतलब मैथमेटिक्स में वो क्रांति आ गया था फंक्शन के टाइम में, जिस समय कैलकुलस और सेट का डेवलपमेंट के कारण ये फंक्शन में एक बहुत बड़ी क्रांति आया था। फंक्शन पूरे मैथ को क्रांति ला कर रख दिया, वो 18वीं शताब्दी था। अब देखिए इसमें कैसे कैसे हुआ, हम लोग सब नाम सुने होंगे रेने डेकार्टे का जो टाइम पीरियड रहा वो था 1596 से लेकर 1650 ईस्वी का, 1596 से लेकर 1650 ईस्वी का। उन्होंने उस समय ज्योमेट्री पे काम कर रहा था, रेने डेकार्टे पे काम करते, ज्योमेट्री पे काम कर रहे थे। ठीक है, और ज्योमेट्री पे, ज्यामिति पे, और ज्योमेट्री पे काम करते करते उन्होंने 1637 ईस्वी में उन्होंने ध्यान दिया मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की। उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की। कौन? रेने डेकार्टे। और रेने डेकार्टे की मैथमेटिकल रिलेशन से फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन की चर्चा की। कब? 1637 में। उसके ठीक 50 वर्ष बाद, ठीक है, 50 वर्ष बाद आए, अब उनके 50 वर्ष बाद गॉड फायर्ड विलियम लेबनीज, उनका जो टाइम पीरियड रहा 1646 से लेकर 1716 ईस्वी, 1646 से 1716 ईस्वी में पहली बार लेबनीज ने फंक्शन जैसा शब्द का उपयोग किया। पहली बार लेबनीज ने
गॉडफ्राइड विलियम लेबनिज ने फंक्शन जैसा शब्द का उपयोग किया। उसके बाद जैसे उनके बाद आए लियोनार्ड यूलर्स, उनका जो टाइम था वो 1760, देखिए टाइम देखिए आपको 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी क्रांति था फंक्शन के फॉर्म में मैथमेटिक्स में। अब देखिए 1707 से 1783 ये टाइम पीरियड रहा लियोनार्ड यूलर्स का, जिसको एलर्स भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उनका टाइम पीरियड रहा। और उन्होंने ही यह इंट्रोड्यूस किया y बराबर fx, y बराबर fx उन्होंने ही पहली बार ये यूज किए हुए थे। कौन? यूलर बाबा है ना, कौन? यूलर बाबा, प्यार से बाबा बोलेंगे हम लोग। यूलर बाबा पहली बार y बराबर fx का यूज किए थे। सबसे पहले लेबनीज ने फंक्शन जैसा शब्द का उपयोग किया और सबसे पहले एलर बाबा ने y बराबर fx यूज किए। फिर आगे चल के इसी टर्म में 18वीं और 19वीं शताब्दी में पावर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका इनवर्स, ये सब होते रहे 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक। इसी दौरान अलग अलग क्षेत्र में साइंटिस्टों की जरूरत ने अलग अलग प्रकार के फंक्शन डेवलप करके लाए। फिर फंक्शन का वहां से इजाद किया गया, अलग अलग प्रकार के वो और भी फंक्शन को डेवलप करने में मदद करने लगा। जैसे बेसल्स फंक्शन होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे बेसल्स फंक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसल्स हो गया, इसके बाद आप देखोगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी सो मेनी फंक्शन, ढेर सारे फंक्शन अभी बन चुके हैं। यानी पूरा मैथमेटिक्स आज के दौर में फंक्शन से भरा पड़ा है। मैथमेटिक्स जो आप जैसे 10th की बात की आप चर्चा करते हैं, 10th तक फंक्शन को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप चर्चा करते हो पूरा फंक्शन से भरा पड़ा है। तो आज मैथमेटिक्स की कल्पना बिना फंक्शन और सेट के नहीं किया जा सकता है। अब सेट क्या होता है ये आपको अपकमिंग लेक्चर्स में, ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा, पर अभी जो मैथमेटिक्स की परिकल्पना है हम लोग बिना फंक्शन और बिना सेट के नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स उठाओ फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्या करोगे, मैं किसी चीज पे आप इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट को रिलेट ही तो करके रखोगे। जब ये रिलेशनशिप आएगा तो वहाँ फंक्शन जैसा टर्म कैसे नहीं आएगा? हम रियल लाइफ को मैथमेटिक्स में फॉर्मुलेट कर रहे थे और इस तरह का रिलेशनशिप आएगा तो फंक्शन का आना निश्चित है। तो इस तरीके से आप देखो इसका एप्लीकेशन फंक्शन, तो पहले ही आपको हम बोल रहे थे कि फंक्शन के बिना आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन उठा लो, इंटीग्रेशन उठा लो, हर जगह लिमिट उठा लो, कंटिन्यूटी का मैक्सिमा निकालो, मिनिमा, इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालो, इस फंक्शन का मिनिमा निकालो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब पूरा पोलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भरा पड़ा है पूरा मैथमेटिक्स। मतलब आप फंक्शन हम क्यों बना कर रखे हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के रिलेशनशिप जानने के लिए, और अलग अलग रिलेशन, अलग सबके पास अलग अलग तरीके के सब जगह रिलेशनशिप होता है। इसके कारण आज एक लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास आ गया और एक साथ हमको मिलता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक एक करके हम सबको अच्छे से समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन की हिस्ट्री देखें, फंक्शन की उपयोगिता एप्लीकेशन देखें, फंक्शन की परिभाषा देखें। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन का सिलेबस क्या रहने वाला है, फंक्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। हालांकि 12th लेवल पे तो काफी अच्छा खासा है, हमें यहाँ पे भी आपके पर्टिकुलर आपके लिए बना देते हैं, फिर अलग से इसी टॉपिक में हम 12th के लिए IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए बनाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए पहले हम यहाँ पे बना दे रहे हैं फंक्शन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं फंक्शन पढ़ना है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि उसका अलग आपका अलग, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ कम पढ़ना है। तो हम लोग रिलेटिवली बहुत ही कम पढ़ना है, कर सकते हैं इस चीज को। तो देखिए कर पढ़ना क्या, आपको फंक्शन का आपका सिलेबस है, हम लोग
पढ़ना है वेरिएबल और कांस्टेंट। सिलेबस जो फंक्शन का है क्या है, फिर भी आपको हम आपके सिलेबस से ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आपको इस तरह से पढ़ोगे, आपको पूरी फील आ जाएगी। सिलेबस आपका क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हम लोग को स्टडी करना है। इसके बाद हम लोग सिलेबस वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है इंटरवल्स। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और फिर पढ़ना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। यही सारे टॉपिक्स हमें स्टडी करनी है। लेकिन अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से आपको ये पढ़ने तो है, बट जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो जनरली डोमेन और रेंज से आता है। ये डोमेन और रेंज क्या होता है हम अभी और भी क्लियर करेंगे आपको, लेकिन तत्काल आप ये देख लीजिए कि आपको अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, एकदम बेसिक सिलेबस का। अब यहाँ से हम लोग पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि अब शुरुआत हम लोग का होगा। सबसे पहली बात कि आपको जो पढ़ना है वो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन, फिर इंटरवल्स पढ़ लेने हैं, फिर डिफिनेशन फंक्शन का, और वैल्यू ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। नियरली अबाउट इससे आपको नॉर्मली 4 मार्क्स का एक बार ही मात्र भी क्वेश्चन आया हुआ है, जितनी बार भी आपकी एग्जामिनेशन हुई है। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th लेवल और जेईई मेंस एडवांस के लेकर। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 4 नंबर एक बार में आपको पूछा हुआ है। फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको आप अच्छे से समझ के पढ़ो। ये आगे भी आपको बहुत अच्छा काम देने वाला है, आगे के मैथमेटिक्स में भी। क्योंकि बोले कि मैथमेटिक्स की परिकल्पना फंक्शन आज के दौर का, प्रेजेंट मॉडर्न टाइम का, बिना फंक्शन और बिना सेट का नहीं किया जा सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात ये कि हम लोग, ये तो आपकी सिलेबस है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे फंक्शन को, सो देखते हैं। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, बट तरीका कुछ अलग डिफरेंट रहेगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की डिफिनेशन समझ लिए, बेसिक। नॉर्मली अभी हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों को फंक्शन अच्छे से हो, फंक्शन का प्रॉब्लम अच्छे से बने, इसके लिए जरूरी होता है कुछ बेसिक चीज आपको पता हो। जो बेसिक चीज पहले हम सीखेंगे, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन, हम लोग का हेडिंग ये होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ेंगे सो देखिए। ये आपका, इससे क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे, बट इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वो पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे वेरिएबल कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट। देखिए सेट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जो कि यहाँ आपको सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। इसका यूज आपको इसमें, इसके यूज के बिना आप इसमें अच्छा से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, अच्छे से फंक्शन को नहीं डील कर सकते हो। तो सेट पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, ब्रीफ में यहाँ ब्रीफ में इसका अलग सेक्शन है, एक अलग चैप्टर है। तो सेट पढ़ेंगे। सेट पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे। इतना टॉपिक कवर अप करने के बाद हम लोग फंक्शन पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर इतना टॉपिक आपने कवर अप आपका सही नहीं है और फिर आप फंक्शन पढ़ने जा रहे हो, तो हम बोलेंगे आप मत जाओ, पहले इसको ठीक करो। और एक चीज और, थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी ओके, इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट,
इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आप लेके फंक्शन पढ़ने जाओ, मजा आ जाएगा। और मेरा लेक्चर इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर अभी चल रहा है, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर फंक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता है, मजा आ जाएगा फंक्शन पढ़ने का, है ना, और मैथ पढ़ने का, है ना। तो ये टॉपिक आपको पहले कवर अप, क्योंकि ये हम लोग का बेस बना देगा, यहां से हम लोग फंक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको डील करेंगे। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके डील करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को डिस्कस करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहली बात, सबसे पहले कांस्टेंट की चर्चा कर लेते हैं, फिर वेरिएबल की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं, पहला हम लोग चर्चा कर लेते हैं कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फिक्स्ड रहता है, वैसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, फिक्स, वह क्या कहलाता है, कांस्टेंट। तो दोज क्वांटिटी which value remains fixed in any mathematical expression, आप लोग नोट डाउन करते रह सकते हो, या एक्सप्रेशन, those quantity which value remains fixed in any mathematical operation known as constant, अब देखिए ये कांस्टेंट जो होता है, ये कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, जरा सा कैमरा इधर करो। तो ये कांस्टेंट आपका दो प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल तो हम इसको ले लें, पहले 1 मिनट, 2 4 6 etc, ये कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। आपका एक होगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये दो तरीके के कांस्टेंट होंगे, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कहीं भी, जिसकी वैल्यू कहीं भी फिक्स रहती है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो दोज क्वांटिटी which value is fixed in any mathematical expression, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, कोई भी, कहीं भी आप यूज करो वो फिक्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ओके, तो दोज क्वांटिटी व्हिच वैल्यू इज फिक्स्ड इन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एग्जांपल की बात करें हम लोग, 2 4 -2 3/4 एक्सेट्रा, इस तरह के कांस्टेंट से हम सबको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से है। चलिए अब अगर बात करें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या, तो वह किसी पार्टिकुलर, किसी खास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट रहता है। आर्बिट्ररी तो दोज क्वांटिटी व्हिच वैल्यू इज फिक्स्ड इन फॉर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा यहीं पे लिख रहे हैं इसको, डिफिनेशन को फिर से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट those quantity which value is fixed for a particular mathematical expression, for a particular
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जब किसी पार्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए किसी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है तो वह कहलाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे एक हम अगर आप लोग को ना पता हो तो अभी थोड़ा सा हम आप लोग इसको मेमोराइज या एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, मेमोराइज भी कर सकते हो। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसमें ए बताते रहता है रेडियस, या किसी एक रेडियस के लिए इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि एक यहाँ पर 1 लेंगे तो उस सर्कल का रेडियस 1 होगा। जैसे 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे सर्कल के लिए बात कर लेंगे। तो एक पार्टिकुलर के लिए 1 वो है फिक्स, किसी एक सर्कल के लिए, किसी खास सर्कल के लिए। तो ये भी कांस्टेंट है। ए इज क्या है हियर, ए है क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हियर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ ए आपका क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से दो तरीके कांस्टेंट हमको देखने को मिल सकता है। इस सब का यूज आगे चल के मैथमेटिक्स में ढेर सारे जगहों पे आने वाला है, ये इस तरह के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा, अभी हम लोग उसको इरेज किए 2 3 4 -3/4, ये सारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए अब जरा सा हम लोग चर्चा कर ले वेरिएबल की, थोड़ा सा इरेज कर ले। आ जाइए हम लोग चर्चा करेंगे अब वेरिएबल्स की। तो अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो होता है वेरिएबल वह सिंबल होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। क्लियर, वेरिएबल वह सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। तो दो सिंबल which values changes time to time, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी दो प्रकार के, जैसे आप एग्जांपल की बात करेंगे वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड इटसेट्रा। ओके, अब बात करें हम लोग इसमें कि इसके टाइप्स की, तो वेरिएबल आपका दो टाइप प्रकार के होते हैं वेरिएबल्स भी। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब आपको याद आ रहा होगा क्या कि वही कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आपका, जैसे अभी आप एक एक्सप्रेशन देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसमें देखिए ये कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग को ये समझ में आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, तो वेरिएबल और कांस्टेंट हम लोग का इस तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग का वेरिएबल और कांस्टेंट, उसके बाद हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरवल। आइए देखते हैं इंटरवल क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम आपको बोले कि आप हमें बताइए कि 3 और 5 कितने नंबर है, तो हम में से सबका आंसर होगा सर 3 और 5 दो नंबर। कितने नंबर, 2 एलिमेंट्स, दो ही नंबर है हमारे पास। पर आपको ये कहा जाए कि 3 से 5 के बीच कितने नंबर है,
तो हम लोग का क्या आंसर होगा जी? हम लोग का आंसर ये होगा कि इसके बीच, कोई कहेगा क्या कहोगे बताओ, 3 4 5, 3 नंबर, बट आपको हम पूछ क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 3 और 5 के बीच कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि दो इंटीजर के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर होगा, तो 3 से 5 के बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे नहीं, तो 3 से 5 के बीच कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर। तो इसके बीच जो इनफाइनाइट नंबर होगा उसको दिखाने के लिए हम इंटरवल का यूज करेंगे। मतलब जब किसी दो नंबर के बीच का जो वैल्यूज दिखाएंगे तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंटरवल। एलिमेंट्स को दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 5 नंबर है, उसको दिखाने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे इंटरवल का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब एक लार्ज सीरीज ऑफ नंबर किसी दो नंबर के बीच लाइज करता हो, तो वो क्या, वहां पे क्या आएगा? इंटरवल। इंटरवल वो गैप होता है, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि इंटरवल जो गैप है, अब देखिए इसमें अब बात आएगी कि सर इसी के बीच का ही नंबर लेंगे क्या? देखो दोस्त, बीच का नंबर लेना और इन दोनों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या बीच का ही नंबर लेंगे ये दोनों? तो इसी के कारण हम लोग अलग अलग प्रकार के इंटरवल बनाए हैं कि इसके बीच का नंबर लेना है, कब इसको दोनों को भी लेना है, कब इसको छोड़ना है, कब दोनों को छोड़ना है, कब एक लेना है, कब एक को छोड़ना है। इसी के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरवल हम लोग बना लिए हैं। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं हम लोग इंटरवल की। तो इंटरवल क्या है? इंटरवल इज सिंपली, अगर इंटरवल बात है, इट इज अ गैप, इट इज अ गैप। इंटरवल क्या होता है? गैप। जैसे हम लोग छुट्टी में भी गैप मिलती है, वो क्या होता है? इंटरवल के बीच का। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंटरवल की कि कितने प्रकार के इंटरवल होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके ही हम लोग आगे फंक्शन का कॉन्सेप्ट का जो भी डोमेन और रेंज होगा वो लिखेंगे, जो कि काफी फंक्शन का काफी वीवीआई पोर्शन होता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये गैप होता है। चलिए इंटरवल की बात करें तो इंटरवल जो हमारा होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। इंटरवल हम लोग का, आइए देखें, इस प्रकार से इंटरवल को हम लोग, पहला हम लोग ले लेते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओके। तीसरा सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहा जाता है। ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ओपन क्लोज इंटरवल और एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो इस प्रकार से हम लोग उस इंटरवल को अलग अलग नाम बांट लिए, अलग अलग, जिस समय हम लोग अलग अलग कंसीडरेशन लेंगे उसके अनुसार से। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है हम लोग का? क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल क्या होता है? देखिए, लेट्स, अगर हम लोग मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंटरवल में जब आएंगे, जैसे अगर x = 5 है तो हम लोग ये बात समझ जाते हैं कि भाई x का मान 5 ही होगा, ओके। लेकिन तो अगर आप बात करोगे अगर नंबर लाइन की, तो हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे और एक नंबर लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग को पता है इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेते x = 5, तो एग्जैक्ट 5 होगा ये। लेकिन अगर यही बात कहा जाए x, देखिए x कोई जरूरी है कि बराबर ही हो, कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो x > 5, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जो हम आगे आपसे कुछ डिस्कस करने वाले इनइक्वालिटी के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये x 5 से बड़ा है। इसका मतलब यह है कि
एक्स की वो सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा जो 5 से बड़ा के लिए होगा। मतलब आप बताइए एक्स 5 से बड़ा किधर होगा, 5 से इधर जाएंगे तो क्या होगा, छोटा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा। तो 5 से बड़ा के लिए इसकी जितनी वैल्यू हुआ इधर 6, 7, 8 सब इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, एक्स की केवल 5 जो वैल्यू होगी वही सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरीके से अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको यहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात करते हैं क्लोज ओपन इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल की देखिए, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, मान लेते कि x की कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू यह आपका a और b, देखिए ध्यान से इसको, a और b के बीच इंटरवल, x की वैल्यू a और b के बीच, लेट्स x की वैल्यू a और b के बीच। अब ये हमारा इंटरवल है, a और b के बीच x की वैल्यू है। अब यहां पे कितनी बातें आ सकती हैं, क्या x की वैल्यू a और b के बीच ही होगा पूरा, इसका मतलब हुआ a और b के बीच में है ना, तो क्या a और b को नहीं ले सकते। तो क्लोज इंटरवल वो होता है जिसमें आपको a और b के बीच की वैल्यूज तो लेनी ही होती है, साथ ही साथ आपको ये और बी दोनों के वैल्यू लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इक्वल टू। मतलब अब हो गया ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच की वैल्यू एक्स की तो लेनी ही है, साथ ही साथ ए और बी को भी कंसीडर करना है। और जब इसको दिखाते हैं तो यहां पे ये बबल डार्क रहता है, ठीक है। और ये नंबर लाइन पर दिखाने का, अगर नंबर लाइन पर आपको ऐसे दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि ए और बी के बीच की सारी वैल्यू, साथ ही साथ ए और बी भी। ये पहला देखिए क्लोज इंटरवल में एक्स की वैल्यू को दिखाने का ये पहला तरीका। एक तो हम देखो पहला तरीका, ये नंबर लाइन पे, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए इसको दिखाने का तरीका क्या है, हम लोग यूज करेंगे इसी बात को बताने के लिए कि x बिलोंग्स टू, x ग्रीक वर्ड है बिलोंग्स टू, मतलब इससे x का रिश्ता है, कहां से कहां तक, देखिए ध्यान से, a और b, यहां पे बड़ी ब्रैकेट यूज करना है दोनों एंड पे। इसका मतलब है a और b के बीच का पूरा नंबर साथ ही बड़ी ब्रैकेट लगा है, मतलब a को भी लेना है और b को भी लेना है। तो इसी बात को करने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। चौथा तरीका हमारा लैंग्वेज में a और b को बीच के सारे नंबर लेने हैं और साथ ही साथ a और b को भी लेना है, ये चौथा तरीका। इसी बात को बोलने का 4 वेज, मतलब कि x की वैल्यूज a और b नंबर के बीच रहेगा, साथ a को भी लेना है, b को भी लेना है, इसको क्लोज इंटरवल के रूप में दिखाया जाता है। और इसी बात को बोलने का ये 4 वे है, आपको याद रखने पड़ेंगे 4 वेज। ये वही चीज है जो ये कह रहा है और ये कह रहा है, क्लियर। तो ये 4 वे है इसी बात को बताने का। अब बात करते हैं हम लोग, यहां तक हमारा ये क्लोज इंटरवल क्लियर हो गया। क्लोज इंटरवल ऐसा इंटरवल होगा जिसमें दो नंबर के बीच के सारे नंबर लेना, साथ ही साथ वो दोनों नंबर भी लेना है। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो इस तरीके से हम लोग अब बात कर ले ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, चलिए हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ओके, ओपन इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x की वैल्यू मान लीजिए a नंबर से बड़ा और b नंबर से छोटा,
ये ओपन इंटरवल के लिए होता है। मतलब इसमें क्लोज इंटरवल क्या होता है, दोनों पर इक्वल लगा हुआ आपको मिलेगा, मतलब कि इस इंड पे भी इक्वालिटी रहेगा और इस इंड पे भी इक्वालिटी रहेगा लेस देन के साथ। लेकिन अभी यहां क्या है, केवल लेस देन है, इससे ग्रेटर और इससे लेस, तो यह हो जाता है ओपन के लिए। इसमें क्या करना है, एक्स की वो तमाम वैल्यू, वो सारी वैल्यूज लेना है जो ए और बी के बीच होगा, केवल ए और बी को छोड़कर, जो उसका एंड पॉइंट जो होगा उसको छोड़कर। तो पहला वे ये हुआ इसी बात को बोलने का। दूसरा वे, इसी बात को अगर हम नंबर लाइन पे दिखाए तो क्या बोलेंगे, इस तरीके से, ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन, ओके। तो ये आपका हो जाएगा इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। लेट्स, हियर इज द पॉइंट ए एंड हियर इज द बी। यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देना है, यहाँ पे एक बबल सिंबल दे देंगे। यहाँ इसका मतलब है जैसे ही ग्राफ देखेंगे, ये पिक्चर देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि वो सारी रियल वैल्यूज लेंगे, वो सारी रियल वैल्यूज लेंगे जो ए और बी के बीच में रहेगा, ए और बी को छोड़कर, ए और बी को नहीं लेना है। तो इसको बताने का ये दूसरा वे, इसी बात को ये पहला वे, इससे वही ये भी स्पष्ट हो रहा है। तीसरा वे क्या होगा इसका, तीसरा तरीका ये होगा कि हम लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे कि x बिलोंग्स टू, अगर आपको याद न रहे तो उसको लिख लीजिएगा, बिलोंग्स टू मतलब रिश्ता रखेगा, x की वैल्यू कहां कहां होंगी, बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू। तीसरा तरीका, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, देखिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे मिडिल ब्रैकेट a टू b, इस तरीके से। इसका मतलब हुआ, सॉरी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, यहां पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच की सारी नंबर हो सकती है x की वैल्यू सिर्फ a और b को छोड़कर। क्लियर। अब देखिए अब इसी बात को बताने का, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि बड़ी ब्रैकेट बाहर की ओर ऐसे, ए बी, ये इसी बात को बोलने का ये भी दूसरा तरीका। ऐसे लिखा रहे हैं, ऐसे लिखा रहे हैं, ऐसे लिखा रहे हैं, ऐसे लिखा रहे हैं, सारे का मतलब सेम होता है। तो इसका आपको ये याद रखना है इस तरीके से, कि इस तरीके से है तो देखते समझ में आना चाहिए कि भाई देखिए इसमें ए और बी को बीच के सारे नंबर ले सकते हैं जो वैल्यू आएगी, लेकिन ए और बी को छोड़कर, यहाँ भी ए और बी को छोड़कर, ऐसे भी देख लो ए और बी को छोड़कर बाकी बीच की सारी वैल्यू, ए और बी को छोड़कर एक्स की बाकी सारी वैल्यूज, ये होता है ओपन इंटरवल। और अभी चौथा तो भाषा में ही बोल सकते हैं। देखो एक तो भाषा था, मैथमेटिकल फॉर्म ये है सब उसका। भाषा में ए और एक्स की वैल्यूज क्या होगी, तो एक्स की वो वैल्यू होगी जो ए और बी के बीच लाई करेगी, वो वैल्यू होगा, ए और बी को छोड़कर वो वैल्यू होगा एक्स की वैल्यू। तो ये भाषा में हो गया। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं इसी बात को। और ये इसी तरीके से ये सभी एक ही बात को कहने का 3-4 वे है, तो इस सब का मतलब सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का होगा तीसरा हम लोग का हो जाएगा, चलिए इसी में बना लेते हैं, ज्यादा आसानी से और क्लियर होता जाएगा। तीसरा हो जाएगा क्लोज्ड ओपन कर लेते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज ओपन इंटरवल क्या होगा, देखिए पहला नाम, जैसे पहला नाम पे क्या है, क्लोज, यानी सारे चीज सेम रहेंगी, पहला स्टेप सारे चीज सेम रहेगी, पहला पे क्लोज है और बाकी अगला वाला क्या है, ओपन। पहला पे क्लोज, आगे इसके बाद क्या है, ओपन। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स की वो सारी वैल्यूज ए और बी के बीच का, साथ ही साथ ए को लेना है, बी को छोड़ देना है, ए को लेना है और बी को छोड़ देना है। अब चलिए इसी बात को अगर हम नंबर लाइन में दिखाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। इनके बीच की सारी वैल्यूज लेंगे, प्लस में ए लेंगे, बी नहीं लेंगे।
इसी बात को अगर हम यहां दिखाए x बिलोंग्स टू, तो कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू, इसको जरा हम इरेज कर दे, अब आपको समझ में आने लगा होगा। x बिलोंग्स टू, a को लेना है, इसका मतलब यहां बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि कंसीडर करने के लिए बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करते थे। अच्छा, b को छोड़ देना है तो ये छोटी ब्रैकेट ही रह जाएगा। चलिए, अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, अब इसी बात को अगर मान लीजिए छोड़ देने का एक और तरीका, तो इसका एक और तरीका से इसी चीज को दिखाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, और ये ओपन दिखाने का तरीका एक ये है, और ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। इसको मतलब नहीं लेना होता है, इसका मतलब नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल का उपयोग करते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? चलिए, मान के चलते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, और एक बार और रिपीट कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लगे तो। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें ओपन क्लोज्ड की, ओके, ओपन क्लोज्ड की, चौथा हम लोग का वो तीसरा था, ये होगा ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब देखिए ओपन क्लोज, तो पहला वाला क्या होना चाहिए, ओपन, मतलब बराबर का सिंबल नहीं होना चाहिए, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, क्लोज। दूसरा वाला क्या होना चाहिए, क्लोज। तो क्लोज अगर दूसरा वाला होगा तो इसका मतलब है कि हम लोग जब यहां दिखाएंगे तो यहां बबल रहेगा और यहां बबल डार्क हो जाएगा, और इस तरीके से नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x की वो सारी वैल्यूज a और b के बीच का, साथ ही साथ b को भी कंसीडर करना है, a को नहीं करना है। ये लैंग्वेज को हुआ। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में उसी को नंबर लाइन के ग्राफ के माध्यम से ऐसे शो करेंगे। मैथमेटिक्स में एक और वे है, इसको शो इंटरवल के रूप में ऐसे शो करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे, a को छोड़ देना है, छोड़ने के लिए स्मॉल ब्रैकेट, अच्छा b को कंसीडर करना है तो b के लिए क्लोज बड़ी ब्रैकेट, या छोड़ने के लिए और भी होता है बड़ी ब्रैकेट बाहर की ओर, और लेने के लिए हम लोग का तो ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का इंटरवल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार और आप रिवाइज करके देख लो, ये आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से लिख पाओ। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग का वेरिएबल और कांस्टेंट एंड इंटरवल कंप्लीट हुआ। हम लोग इस दोनों चीज को अच्छे से समझ लिए हैं। चूंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा इसी के साथ साथ, तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है बच्चों को, तो हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए सेट, ग्राफ और इनइक्वालिटी के साथ आए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सेट, बचा हुआ सेट, इनइक्वालिटी और ग्राफ के साथ। उसके बाद वो पढ़ने के बाद आप फंक्शन पढ़ने लायक अच्छे से हो जाओगे। कोई भी बच्चा हो जो एकदम बेसिक से भी हो, उसको भी फंक्शन आसानी से खुद से समझ में आएगा, क्लियर, खुद से वो डील करेगा प्रॉब्लम। तो ऐसा ये हो जाएगा बेस आपका बन जाने के बाद, ठीक है। और सेट की बात रह गई तो इसका उपयोग प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा है। फंक्शन और प्रोबेबिलिटी की कल्पना अच्छे से सेट के बिना नहीं किया जा सकता। तो इस दोनों का बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट को इंक्लूड करने वाले हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, उन टीचर्स के लिए भी है जो लोग इन पढ़ाई को काफी बोर और नॉन इंटरेस्टिंग कर देते हैं। उन टीचर के लिए भी है कि कैसे बच्चे को एप्लीकेशन दिखा के, सब चीज समझा के, किस तरीके से वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों पढ़ते हैं, उन चीजों को डिस्कस करके बच्चों को बताया जाए तो उन्हें पढ़ाई से इंटरेस्ट अच्छा लगेगा और मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से उनमें बसने लगेगा, उनको फील आएगा मैथमेटिक्स की। तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल polytechhub.com को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ हम होंगे सेट, ग्राफ और इनइक्वालिटी के साथ। थैंक्स।